हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम रिवेंज में। हमारा टॉपिक चला था मौर्य काल और आज हम मौर्य काल में सामाजिक स्थिति में महिलाओं की स्थिति पढ़ेंगे कि उस समय में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से थी। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि जो उस समय में जो महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें हम जो चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें हमें विधवा विवाह, नियोग प्रथा और तलाक व्यवस्था का उल्लेख हमें उसमें मिलता है। ठीक है, उसमें के पहले समय में किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाने के बाद वो दोबारा विवाह कर सकती थी। और दूसरा हम देखते हैं कि नियोग प्रथा का भी उल्लेख है कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके भाई से वो विवाह कर सकती थी, ऐसा नियोग प्रथा जो उस समय में उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, उस समय में तलाक व्यवस्था का भी फ्रेंड्स हमें उल्लेख मिलता है। और जो तलाक शब्द है उसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया है चाणक्य ने, कौटिल्य ने, और वो शब्द कौन सा है तो वो है मोक्ष। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कौटिल्य है वो विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, वैसे ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार हो सकता है कोई एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ महिलाओं के प्रकार है, तो वो कौन कौन से महिलाओं के प्रकार है। तो चलिए फिर अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अनिष्कासिनी महिला। अब अनिष्कासिनी महिला कौन सी होती है तो फ्रेंड्स वो महिलाएं होती है जिनको घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। ठीक है, अब आज के समय में ऐसी महिलाओं का होना असंभव है। हर महिला अब घर से बाहर निकलकर काम करती है, हर प्रकार से अपनी फैमिली अपना आत्मनिर्भर बनती है, अपनी फैमिली के लिए कार्य करती है। तो पहले उस समय में ऐसी महिलाएं भी थी जो उनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा प्रकार है वो है असूर्यपश्या। असूर्यपश्या, इसके नाम से ही क्या पता चल रहा है कि असूर्यपश्या मतलब जिसने कभी सूर्य को नहीं देखा। ऐसी महिलाएं जिन्होंने कभी सूर्य को भी नहीं देखा, मतलब क्या आप सोच सकते हो कि सूर्य को नहीं देखा है मतलब कि वो घर से बाहर कभी निकली ही नहीं, बाहर की दुनिया ही उन्होंने नहीं देखी। ठीक है, तो ऐसी महिलाओं का भी उल्लेख उस समय में मिलता है हमें फ्रेंड्स। और देखिए उस समय में रूपा जीवा। अब रूपा जीवा के नाम से पता चल रहा है कि रूप के आधार पर अपना जीवन यापन करने वाली, मतलब कि वेश्यावृत्ति करने वाली महिला है। ठीक है, रूपा जीवा मतलब अपने देह को, अपने शरीर को बेचकर अपना कार्य चलाने वाली महिला है। ठीक है, जिनको हम एक शब्द में कहे तो वेश्यावृत्ति करने वाली महिला है। और कहते हैं कि जो ये वेश्यावृत्ति करने वाली जो महिलाएं थी ये उस समय में टैक्स भी देती थी, कर भी देती थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो चाणक्य है वो रूपा जीवा महिलाओं को कहते हैं कि वो सिर्फ जो नगर है उस नगर के सिर्फ दक्षिणी भाग में ही रहेगी, उनको उत्तरी भाग में रहने का उनको अधिकार नहीं था, वो केवल और केवल दक्षिणी भाग में ही रह सकती थी अपने नगर में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। और रूपा जीवा जो महिलाएं थी उनका एक अध्यक्ष भी था, उनका एक मतलब विभाग था, और जो उनका विभाग का जो अध्यक्ष था उसको क्या कहते थे तो उसको कहते थे बंदी कपोषक। ठीक है, क्या कहते थे, बंदी कपोषक। रूपा जीवा का एक विभाग था उस समय में और उस विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको कहते थे बंदी कपोषक। फिर उसके बाद देखते हैं जो महिला का जो चौथा प्रकार है वो है पेशल रूपा। अब पेशल रूपा जो शराब परोसने वाली जो महिलाएं होती है उनको पेशल रूपा कहा जाता था उस समय में। उसके बाद हम देखते हैं कि सम्रांगणियां। और फ्रेंड्स सम्रांगणियां क्या है तो उस समय में हमने लास्ट हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो अपनी चारों तरफ महिला बॉडीगार्ड से क्या रहता था, घिरा रहता था। उसके चारों तरफ जो उसके जो रक्षक थे वो कहते हैं कि वो महिलाएं थी। तो जो वो महिलाएं जो रक्षक थी, वो जो चंद्रगुप्त की जो महिलाएं रक्षक थी, वो बॉडीगार्ड थी, उनको सम्रांगणियां कहा जाता था। आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि उसमें जो सती प्रथा का प्रावधान नहीं था, सती प्रथा का उल्लेख हमें मिलेगा गुप्त काल में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो दास प्रथा थी तो दास प्रथा का उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन जो मैगस्थनीज है जो सीरिया से आया था व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या कहता है कि भारत में दास प्रथा का कोई भी उल्लेख नहीं है, दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। लेकिन कौटिल्य है वो दास प्रथा का उल्लेख करते हैं और दास के 9 प्रकार बताते हैं। कितने फ्रेंड्स बताते हैं, 9 प्रकार बताते हैं कि जो दास के प्रकार थे, दास प्रथा विद्यमान थी और उसमें भी 9 प्रकार के दास हुआ करते थे। और कहते हैं कि जो आर्य होते थे उन आर्यों को दास नहीं रखा जा सकता था, दास केवल अनार्य
और जो मलेच्छ होते थे उनको ही दास रखा जा सकता था। अनार्य और मलेच्छों को, आर्यों को दास बनाया नहीं जाता था। ठीक है, उस समय में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं कि जो मनोरंजन के साधन थे वो कौन कौन से थे। अब आज के समय में अगर मनोरंजन के साधन का नाम आ जाए तो मोबाइल है, ये हमारे जो गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, उसमें फिर अब पे सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर। तो इस प्रकार से पहले तो कोई मोबाइल वगैरह तो था नहीं था, तो उस समय में मनोरंजन के साधन क्या थे, सारे अलग अलग थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। वैसे हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम इस मौर्य काल को पढ़ रहे हैं तो मौर्य काल में होने वाली सारी घटनाओं को एक बार हम देख लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि जो मनोरंजन का जो साधन था वो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रवहन। अब प्रवहन क्या है, तो ये है सामूहिक समारोह। आज के समय में भी किस प्रकार से सारे सामूहिक समारोह, मेले वगैरह होते हैं। तो कहते हैं कि मौर्य काल थे, उस समय में भी सामूहिक समारोह हुआ करते थे, और जिसके लिए जो शब्द प्रयोग में लाया जाता हुआ वो कौन सा है, वो है प्रवहन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि वाग जीवन। हम फ्रेंड्स, वाग जीवन क्या है, तो वाग जीवन से तात्पर्य है कि अपने कंठ से भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालना, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालना, पशुओं की आवाज़ निकालना, अलग अलग मनुष्य की आवाज़ निकालना। किस प्रकार से अभी डबिंग होती है तो उस प्रकार से हम कार्टून वगैरह देखते हैं, तो पहले भी ये चलन था, अलग अलग प्रकार की बोलियां निकाली जाती थी, अपना मनोरंजन इस प्रकार से भी किया जाता था, तो था वाग जीवन। उसके बाद हम देखते कि कुशीलव। अब कुशीलव किसको कहते थे, तो जो तमाशा दिखाने वाला जो व्यक्ति होता था उसको कुशीलव कहते थे। ठीक है, फिर हम देखते कि शोभिक। अब शोभिक किसे कहते थे, तो शोभिक कहते थे मदारी को। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। अब जब आर्थिक व्यवस्था का नाम आता है तो सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था किसके ऊपर निर्भर रहती है, तो फ्रेंड्स वो है कृषि। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कृषि है उसमें चाणक्य और मैगस्नी दोनों अलग अलग प्रकार से अपने उन कृषि के प्रकारों को बताते हैं। अब चाणक्य अपनी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें कृषि के 3 जो प्रकार है उसका उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि जो कृषि थी मौर्य काल में 3 प्रकार की कृषि एक साल में उगाई जाती थी। आज के समय में भी हम देखें तो एक साल में कितने प्रकार की कृषि का उपज होती है, तो 3 प्रकार की कृषि उगाई जाती है। वैसे ही जो चाणक्य है वो अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की कृषि का उल्लेख करते हैं। लेकिन जो मैगस्नीज है, जो सीरिया से आया था व्यक्ति, वो क्या कहता है कि जो मौर्य काल में सिर्फ 2 प्रकार की कृषि का ही उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि उस समय में 2 प्रकार की कृषि ही की जाती थी, एक साल में सिर्फ 2 प्रकार की कृषि की जाती थी। और फ्रेंड्स, इसमें जो चाणक्य है वो कहते हैं कि जो सबसे जो अच्छी कृषि थी, उसने सबसे अच्छी कृषि का जो चावल है उसको बताया। उन्होंने कहा कि जो चावल है वो सबसे अच्छी कृषि है, और जो सबसे घटिया कृषि, सबसे जो निम्न वर्ग की जो कृषि बताई है वो उन्होंने बताई है ईख को, गन्ने को। उन्होंने कहा है कि ये किसी काम की नहीं है, ये लट क्या काम की, ये कोई काम की नहीं है। इसलिए जो चाणक्य है उन्होंने सबसे उन्नत तो बताई है चावल को, और सबसे जो निम्न बताई है वो बताई है गन्ने को। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वार्ता। फ्रेंड्स, अब एक वार्ता शब्द है, ये वार्ता से क्या तात्पर्य है, वार्ता शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो फ्रेंड्स सबको ध्यान रखना है जो वार्ता है वो कृषि, पशुपालन और व्यापार, इन तीनों के जो सम्मिलित रूप है इसको कहते थे वार्ता। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये हमारे लिए क्या है, वेरी मोस्ट है। ठीक है, इसको मोस्ट करके अपनी नोटबुक में नोट कर देना कि वार्ता शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो वार्ता शब्द प्रयोग में लाया जाता था कृषि, व्यापार प्लस पशुपालन, इन तीनों के जो सम्मिलित रूप था उसको कहते थे वार्ता। ठीक है, अब इसके बाद हमने महिला की स्थिति, मनोरंजन और आर्थिक व्यवस्था के बाद हम देखते हैं उद्योग धंधे, कि उस समय में जो उद्योग धंधे थे वो कौन कौन से किए जाते थे। तो हम देखते हैं कि जो उस समय में जो प्रधान उद्योग था वो था सूत काटना और बुनना। कौन सा फ्रेंड्स, सूत काटना और बुनने का जो कार्य था वो प्रधान रूप से किया जाता था। प्रधान उसका जो उद्योग था वो प्रधान रूप से उद्योग कौन सा था, तो वो था सूत काटना और बुनना। और उस समय में कहते हैं कि जो चीन और जो नेपाल है उस समय में उनसे भी व्यापार किया जाता था। व्यापार तो वैसे आज भी किया जाता है चीन से, देख लो अभी कोरोना बीमारी ही ले आए चीन से। ठीक है, चीन से जो भी चीज़ लाती है वो चीज़ें क्या होती है, सारी घटिया ही होती है।
तो उसके बाद जो उस समय में चीन से एक जो प्रसिद्ध था वो था चीन पट, ठीक है, चीन पट, जिसको रेशमी वस्त्र था, जिसको क्या बोला जाता था, चीन पट। उसके बाद जो नेपाली कंबल क्या थे, उस समय में प्रसिद्ध थे, नेपाली कंबल उस समय में अच्छा मानते थे, उस समय में कहते थे कि जो नेपाल का जो कंबल है वो सबसे अच्छा होता था, तो वो कंबल का उस समय में व्यापार किया जाता था। और फिर मौर्य काल में चीन और व्यापार किया जाता था, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। और एक बंग शब्द प्रयोग में लाया जाता था मलमल के लिए, ठीक है, किसके लिए, मलमल के लिए। अब हम देखते हैं कि संचार की व्यवस्था। अब फ्रेंड्स संचार की व्यवस्था में जब नाम आता है तो संचार की, अभी तो जैसे हमारे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेजेस है, तो हम कोई किसी को भी मैसेज वगैरह कर लेते हैं, लेकिन क्या उस समय में संचार का माध्यम फ़ोन तो था नहीं जो किसी को भी फ़ोन कर लिया, है ना। तो उस समय में संचार का माध्यम क्या था, केवल और केवल सड़क, ठीक है, सड़क के माध्यम से ही संचार का कार्य किया जाता था। और उस समय में एक सड़क जो फेमस है और हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी वो सड़क क्या है, बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से है, वो इसका एग्ज़ाम में, वैसे लास्ट टाइम एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि जो जीटी रोड है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स उस जीटी रोड में निर्माण किसने करवाया था, उसमें जो शेरशाह सूरी है ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था, उसके बदले जो ऑप्शन में दिया गया था वो गया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जीटी रोड है, ये जीटी रोड तो बाद में पड़ा, जीटी रोड ऑकलैंड के समय में जीटी रोड उत्तरापथ रोड का नाम पड़ा। और शेरशाह सूरी है थे, उन्होंने इस जो सड़क थी इसका क्या नाम दिया था, सड़क आजम नाम दिया था, ठीक है। जो उत्तरापथ जो सड़क है उसका नाम दिया था सड़क आजम। किसने दिया था, शेरशाह सूरी ने, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं जो उत्तरापथ है वो उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। और जो मैगस्थनीज है वो कहते हैं कि ये सड़क सबसे लंबी सड़क थी, कम से कम 1300 मील लंबी सड़क थी। ये कितनी, 1300 मील लंबी सड़क थी। और जो ये सड़क बनी थी, ये सड़क कहाँ से कहाँ तक थी, तो ये सड़क थी ताम्र, जो पुरुषपुर से ताम्रलिपि तक। कहाँ से कहाँ तक, तो मौर्य समय में पुरुषपुर से ताम्रलिपि तक इसका जो सड़क का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैगस्थनीज है वो सड़क को सबसे लंबा सड़क कहते हैं, कम से कम 1300 मील लंबी सड़क इसको बताता है, ठीक है। शेरशाह सूरी थे, इन्होंने इसका बाद में नाम दिया सड़क आजम, ठीक है। उसके बाद जो ऑकलैंड के समय में इस सड़क का नाम पड़ा जीटी रोड। मतलब फ्रेंड्स आप देखिए कि इस जो उत्तरापथ सड़क है इसका तीन टाइम का जो पूरा से क्वेश्चन पूछा गया, शेरशाह सूरी भी आ गया, उसमें ऑकलैंड भी आ गया, ऑकलैंड के समय में इसका नाम जीटी, तो मतलब इस क्वेश्चन में जीटी रोड आ गया। फिर उसके बाद जो आंसर था उसमें शेरशाह सूरी नहीं दिया गया, उसमें दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब आप सोच सकते हो कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वो क्वेश्चन आ रहे हैं पूरा एक तरीके से पूरा क्वेश्चन को घुमा कर दिया जा रहा है। इससे बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और वो क्या कर रहा था, गलत करके आ जाता है। उस समय में किसी के भी दिमाग में नहीं था कि चंद्रगुप्त ने इस सड़क का निर्माण करवाया था उत्तरापथ नाम से। तो काफ़ी बच्चों के ये क्वेश्चन क्या हो गया था, गलत हो गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो जीटी रोड है इसका निर्माण सबसे पहले उत्तरापथ नाम से किसने करवाया था, तो ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। ये सड़क के पुरुषपुर से ताम्रलिपि तक इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और मैगस्थनीज के अनुसार ये सबसे लंबी सड़क है 1300 मील की। ये हमारी एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है, इसको आप मोस्ट करके कर दीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये वर्तमान में ये सड़क है ये कहाँ से कहाँ तक है। तो फ्रेंड्स ये है अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता के बीच में ये सड़क अभी वर्तमान में है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो दक्षिणापथ, बाद में एक और सड़क बनवाई गई जिसका क्या नाम था, तो उसका नाम था दक्षिणापथ। अब ये दक्षिणापथ अभी कहाँ से कहाँ तक इसका निर्माण करवाया गया, तो इसका निर्माण करवाया गया था श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक। वैसे ये एग्जाम की दृष्टि से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन दो सड़कों का नाम ध्यान रखना है, दक्षिणापथ और उत्तरापथ। ये दो सड़कें हैं जिसको आपको दोनों को ध्यान रखना है। जो उत्तरापथ है वो पुरुषपुर से ताम्रलिपि तक, और जो दक्षिणापथ है वो श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक।
ठीक है। इसके बाद एक बंदरगाह भी है, इसको भी आप जो याद रखना चाहो तो वैसे रख सकते हो, कभी एग्जाम में पूछा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी इसको भी आप याद रख लो कि इसका जो नाम है वो था बारबैरिकम, बारबैरिकम, ठीक है, सिंध का बंदरगाह था ये। इसके बाद हम देखते हैं कि उस समय में अभी जैसे कि हमारा रुपया चलता है, पैसे चलते हैं, मुद्रा चलती है, तो मौर्य काल में कौन सा सिक्का चलता था, उस समय में कौन सी मुद्राएं चलती थी, कागज की चलती थी या फिर सिक्के की चलती थी, चांदी की चलती थी या सोने की चलती थी, तो उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो चलिए फिर अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें रुपए को क्या कहा गया है, तो उसमें रुपए को कहा गया है रूप। क्या कहा गया है फ्रेंड्स? रूप, ठीक है। इसके बाद जो उस समय में जो चांदी व तांबे के जो सिक्के होते थे उसको कहते थे आहत। क्या कहते थे? आहत, ठीक है। उस समय में यही सिक्के चलते थे, उस समय में सोने के सिक्कों का चलन नहीं था। सोने का सिक्के का जो चलन है, हमें जो प्रथम बार इसका उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें गुप्त काल में। जो हमें ये इस टॉपिक के खत्म होने के बाद हम गुप्त काल को लेंगे, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो मौर्य काल था उसमें चांदी व तांबे के सिक्के चलते थे और जो पर्ण, रुपए और कांस्य की मुद्रा, ठीक है। अब ये किसको कहते थे? तो ये कहते थे चांदी के सिक्कों को। हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो चाणक्य थे उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 पर्ण कांस्य मुद्रा में खरीदा था, ठीक है। मतलब कि 1000 मुद्रा में, 1000 रुपये मुद्रा में चांदी के जो सिक्के थे उस मुद्रा में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, वो जो शिकारी था उससे खरीदा था, ठीक है। उसका उल्लेख हमने पिछली कक्षा में इसका किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्य रूप से उस समय में जो मुद्रा जो चलन में थी वो मुद्रा थी पर्ण, रुपए, कांस्य और माशक ककणी। ये मुद्रा उस समय में मौर्य काल में चलन में थी। और जो चांदी व तांबे के जो सिक्के थे उसको कहते थे आहत। इसके बाद देखते हैं कि जो माशक और काकड़ी है ये किसको कहते थे? तो ये कहते थे तांबे के सिक्के को, ठीक है फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि लक्षणाध्यक्ष। अब लक्षणाध्यक्ष किसको कहते थे? तो ये लक्षणाध्यक्ष कहते थे टकसाल का जो अध्यक्ष होता था उसको कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष। अब टकसाल किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स टकसाल उसे कहते हैं जहाँ पे मुद्राएं बनती है, ठीक है। जहाँ पे मुद्रा बनती है, जहाँ पे रुपया बनता है उसको कहते हैं टकसाल। अब हम देखते हैं कि जो रूप दर्शक, अब इसके नाम से पता चल रहा है कि रूप दर्शक मतलब अर्थशास्त्र में हम जो रूप शब्द किस लिए प्रयोग किया गया है, तो वो किया गया है सिक्के के लिए। अब दर्शक मतलब देखना, मतलब जो वो सिक्के है उसका जो परीक्षण करने वाला जो व्यक्ति था उसको क्या कहते थे? रूप दर्शक, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि निष्क व सुवर्ण। अब मौर्य काल में जो सोने के जो सिक्के होते थे उसको निष्क या सुवर्ण कहते थे। उस समय में वैसे इसका चलन तो नहीं था, इसका चलन हमें मिलता है गुप्त काल में, लेकिन उस समय में जो सोने के जो सिक्के होते थे उसको कहते थे निष्क या सुवर्ण के नाम से उनको वो बोला जाता था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अब हम मौर्य काल की कलाओं के बारे में देख लेते हैं। अब जब भी जो मौर्य काल की जो कलाओं की बात आती है तब दिमाग में आता है अशोक के द्वारा बनाए गए स्तंभ, शिलालेख, है ना, उसका सबसे पहले दिमाग में आता है। उसके द्वारा बनाए गए जो स्तूप है उन सबका हमारे दिमाग में आता है। तो चलिए फिर इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्तंभ, ठीक है। स्तंभ किसके द्वारा बनवाए गए थे? अशोक के द्वारा। और जो स्तंभ है वो वास्तुकला में सबसे अच्छा मानते हैं। किसमें? वास्तुकला में, ठीक है। स्तंभों को वास्तुकला में सबसे अच्छा बताया गया है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अशोक के जो स्तंभ है इसको क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है अशोक की लाट, ठीक है, अशोक की लाट। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो अशोक के जो स्तंभ है वो कितने बताए गए हैं। तो ये टोटल बताए गए, कहते हैं कि ये टोटल 30 स्तंभ है। लेकिन जो फायान है वो फायान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो अशोक के स्तंभ टोटल 6 ही है। और जो हैंसांग है, ठीक है, वो हैंसांग क्या कहते हैं? तो हैंसांग कहता है कि जो अशोक के जो स्तंभ है वो केवल 15 है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि फायान के अनुसार और हैंसांग के अनुसार कितने कितने स्तंभ लेख है अशोक के। तो फायान के 6 और हैंसांग के अनुसार 15। अब हम देखते हैं कि जो स्तंभ है वो स्तंभ किसे कहते हैं? तो जो विद्वान हुए हैं वो कहते हैं कि जो स्तंभ है वो धरती व आकाश है उनके बीच का जो ध्रुवीय जगह है उनको स्तंभ कहा गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो अशोक के जो स्तंभ है
वो कहाँ पे बनते थे, उनकी जो ऊंचाई कितनी होती थी, उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम जब अशोक के जो स्तंभ जो बनते थे वो कहाँ पे बनते थे, तो फ्रेंड्स वो बनते थे चुनार मिर्ज़ापुर में, ठीक है। और कहते हैं कि जो उनकी जो लंबाई जो ऊंचाई होती थी वो ऊंचाई होती थी 12 से 14 मीटर की, ठीक है। अब उसके बाद कि ये कौन से पत्थर से बनते थे, तो ये बनते थे लाल बलुआ पत्थर से। कौन से पत्थर से? लाल बलुआ पत्थर से ये बनते थे। और क्या जो फर्स्ट स्तंभ इनके द्वारा जो बनाया गया, जो फर्स्ट स्तंभ कौन सा है, तो कहते हैं कि जो फर्स्ट स्तंभ है वो है फर्स्ट बसाड़ व बखीरा का स्तंभ लेख, ठीक है। बसाड़ व जो बखीरा का स्तंभ लेख है वो पहला स्तंभ लेख अशोक का बताया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है वैशाली में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अशोक के जो स्तंभ लेखों के बारे में हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा, तो अशोक के स्तंभ लेख 2 प्रकार से बताए गए। 2 प्रकार कौन कौन से थे? एक तो थे लेख युक्त और लेख विहीन। दूसरे कौन से थे? लेख विहीन, जिसके ऊपर लिखा हुआ नहीं पाया गया वो लेख विहीन, और लेख युक्त जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, तो वो थे लेख युक्त। और जो लेख युक्त है वो कितने हैं, तो वो कहते हैं कि वो 10 हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो शिलालेख है उसके ऊपर पशुओं की आकृति बनी हुई है, ठीक है। अब वो कौन कौन से पशुओं की आकृति किस किस शिलालेख के ऊपर बनी हुई है, तो उसके बारे में अब देखते हैं। तो सबसे पहले जो एक सिंह की जो आकृति बनी हुई है वो आकृति किसके कौन से शिलालेख के ऊपर बनी हुई है, तो ये कहते हैं कि ये लोरिया नंदनगढ़ और दूसरा है रामपुरवा, ठीक है। जो 2 शिलालेख है, एक शिलालेख है लोरिया नंदनगढ़ और दूसरा शिलालेख है रामपुरवा, इन दोनों शिलालेखों पे एक सिंह की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि गज मतलब हाथी, तो हाथी की मूर्ति कौन से शिलालेख पे बनी हुई है, तो वो बनी हुई है शकीशा शिकार शिलालेख है, उसके ऊपर गज की मूर्ति बनी हुई है, गज की आकृति अंकन की गई है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि वृषभ की जो आकृति है वो किसके ऊपर अंकित की गई है, तो वो फ्रेंड्स बनी हुई है रामपुरवा का जो शिलालेख है उसके ऊपर आकृति बनी हुई है, वो है वृषभ की, ठीक है। उसके बाद हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सारनाथ का स्तंभ लेख। अब सारनाथ के स्तंभ लेख में सबसे मेन बात क्या है, तो फ्रेंड्स इसके ऊपर 4 सिंह की आकृति बनी हुई है और ये एक दूसरे को पीठ दिखाते हुए सिंह खड़े हैं, और एक साइड जब हम एक तरफ से देखते हैं तो ये हमें 3 शेर ही दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और जो ये सारनाथ का जो स्तंभ लेख है, ये स्तंभ लेख हमारे जो राजनीतिक व्यवस्था में भी इसको लिया गया है, और आपको ध्यान रखना है कि जो वो सारनाथ का जो स्तंभ लेख है उसके ऊपर 4 सिंह के अलावा दूसरे 4 पशुओं की आकृति भी बनी हुई है। और वो जो 4 पशु है वो कौन कौन से हैं, तो वो है घोड़ा, शेर, हाथी और सांड, ठीक है। इन 4 पशुओं की उसके ऊपर आकृति बनी हुई है। और कहते हैं कि जो अशोक है वो जैन धर्म को मानते थे, तो उन्होंने जो ये आकृति जो बनाई गई है ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो पशु थे उनकी आकृति ही उनके ऊपर अंकन की गई है, ठीक है। और हमें जो दूसरा जो 4 सिंह वाला जो दूसरा स्तंभ प्राप्त हुआ वो कौन सा है, तो वो दूसरा आपको ध्यान रखना है। वैसे एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आ सकता है कि जो 2 पशुओं वाला जो सिंह की जो 4 सिंह की जो आकृति वाला जो स्तंभ लेख हमें प्राप्त हुआ है वो 2 कौन कौन से है, तो एक तो है सारनाथ और दूसरा है सांची, ठीक है। सारनाथ में आपको ध्यान रखना है कि उसमें 4 सिंह के अलावा 4 दूसरे पशुओं की आकृति भी बनी हुई है, वो कौन कौन से? घोड़ा, शेर, हाथी और सांड, ठीक है फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्तूप। अब सबसे पहले जो स्तूप जो शब्द है इसका प्रयोग हमें ऋग्वेद काल में मिलता है, और इसका जो प्रयोग है वो 2 बार इसमें उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। कितनी बार इसका जिक्र आया है इस ऋग्वेद में, तो 2 बार इसका जिक्र आया है। और जो स्तूप का जो अर्थ होता है वो होता है ढेर। क्या होता है फ्रेंड्स? ढेर, ठीक है। अब ढेर किसके ऊपर? तो किसी भी चिता के ऊपर बनाया गया कोई भी आकृति, ठीक है, कोई चिता है इसके ऊपर कोई भी जो आकृति बना दी जाए तो वो क्या है? स्तूप है। अब जो स्तूप है
ये में जो भगवान जो बुद्ध है उनके जो प्रयोग में लाई गई वस्तुओं के ऊपर बनाए गए, उनके जो रिलेटेड जो जगह थी वहाँ पे स्तूप बनाए गए, और जो उनके जो भक्त थे उनके द्वारा बनाए गए स्तूप, तो वो सब क्या है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड ही जो सारे जो जगह है उनके ऊपर बनाए गए हैं स्तूप। और वो उसका अर्थ है ढेर, किसी भी चिता के ऊपर जो बनाई गई जो आकृति है उसको कहते हैं स्तूप। ठीक है, अब ये जो भगवान जो बुद्ध है उनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। महापरिनिर्वाण का क्या है, स्तूप प्रतीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसके प्रकार, स्तूप के प्रकार कितने हैं, तो वो मेन रूप से 3 प्रकार है। और वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम शारीरिक। वो है भगवान बुद्ध व उनके शिष्यों की अस्थियों के ऊपर बनाए जाने वाले जो स्तूप है, जो परिपर्वाह, सबसे जो प्राचीन इसका जो स्तूप है वो कौन सा है, तो वो है परिपर्वाह। इसका जो स्तूप है वो सबसे प्राचीन है। जो भगवान जो बुद्ध हुए हैं और वो उनके जो शिष्य हुए हैं उनकी जो अस्थियां है उनके ऊपर जो बनाए गए जो स्तूप है, उन स्तूपों को कहते हैं शारीरिक स्तूप। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परिभौगिक स्तूप। अब परिभौगिक स्तूप किसे कहते हैं, तो भगवान जो बुद्ध थे वो जीवन यापन करने के लिए कुछ वस्तुओं का जो प्रयोग आते थे, जैसे चप्पल का प्रयोग करते थे, वो बर्तनों का प्रयोग करते थे, तो बाद में उन वस्तुओं के ऊपर जो स्तूप बनाए गए उन स्तूपों को कहते हैं परिभौगिक स्तूप। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्ध के द्वारा प्रयोग में लाई गई जो वस्तुओं के ऊपर बनाए गए जो स्तूप है उन स्तूपों को कहते हैं परिभौगिक। तीसरा देखते हैं उद्देशिक। अब उद्देशिक मतलब जो उनकी जो स्मृति पे बने, जैसे कि उनसे रिलेटेड जो कुछ 8 जगह हैं उनके वहाँ पे जो बने हुए जो स्तूप हैं उन स्तूपों को कहते हैं उद्देशिक। ठीक है, उनकी स्मृति में बने, जैसे कि जो बोध गया हो गया, कपिल वस्तु हो गया, सारनाथ हो गया, ये जगह वो जगह है जहाँ पे उन्होंने अपना समय निकाला है, वो वहाँ पे उनका जन्म हुआ। तो ऐसी जो जगह है वहाँ पे उनकी स्मृति में जो बनाए गए जो स्तूप है वो उनको कहते हैं उद्देशिक स्तूप। अब संकल्पित का मतलब है कि जो भक्त वगैरह जो उनके होते थे, जैसे कि हम देखते हैं कि जो अशोक है अशोक ने बौद्ध धर्म को बाद में अपनाया था। ठीक है, तो बाद में जो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो कहते हैं कि अशोक ने भगवान जो बुद्ध के नाम से स्तूप बनाए थे, वो कितने थे, तो 84,000 उन्होंने स्तूप बनाए थे भगवान बुद्ध के लिए। और कहते हैं कि जो ये स्तूप है, ये स्तूप क्यों बनाए जाते थे, तो किसी जो भक्त की इच्छा है कि जो पूर्ति हो जाती है, तो कहते हैं कि उसके लिए वो स्तूप बनाते हैं। अपन कैसे, जैसे कि भगवान से कहते हैं भगवान मेरा ये काम कर देना, मैं तुझे ये चढ़ाऊंगा, ये वो, तो वैसे ही पहले जो भगवान जो बुद्ध के लिए जो संकल्पित जो स्तूप है ये श्रद्धालुओं के द्वारा बनाए जाते थे। वैसे ही जो अशोक के द्वारा जो बनाए गए जो स्तूप है वो 84,000 है। वो किसमें, जो दिव्य दान जो पुस्तक है उसके अनुसार कि जो अशोक के द्वारा जो बनाए गए स्तूप है तो वो कितने हैं, 84,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब कि ये स्तूप का निर्माण किससे करवाया जाता था, कौन सी वस्तु से स्तूप बनाए जाते थे, तो ये बनाए जाते थे ईंटों के प्रयोग से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मौर्यों का पतन। अब मौर्यों के पतन के बाद हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो मौर्य का पतन है वो किस प्रकार से हुआ। तो अलग अलग जो विद्वान हुए हैं वो अलग अलग इसके बारे में मत देते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या मत देते हैं तो वो देखते हैं। अब सबसे पहले कहता है कि जो ब्राह्मण की अशोक की जो ब्राह्मण नीति जो विरोधी नीति थी वो कि जो ब्राह्मण वो बौद्ध धर्म को मानता था, और लेकिन उसकी ब्राह्मण विरोधी नीति थी, तो उसके कारण उसका जो पतन, वो मौर्य वंश का जो पतन हुआ। ठीक है, अब ये कौन मानते हैं, तो ये मानते हैं पंडित हरप्रसाद शर्मा। पंडित हरप्रसाद शर्मा कहते हैं कि जो अशोक की जो बौद्ध ब्राह्मण विरोधी नीति थी उसके कारण मौर्य वंश का पतन हुआ। लेकिन जो हेमचंद्र चौधरी है वो इसका क्या करते हैं, खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि जो अशोक था वो उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन वो क्या कहता है
कि सारे साथ में रहो, जो भी धर्म है, सारे धर्मों के लोग, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, ब्राह्मण धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, सारे ही क्या खुशी से रहो, सुख से रहो, अपने एक साथ में मिलजुल कर रहो। तो इस चीज़ का वो क्या करता है, खंडन करता है कि नहीं, ये बात क्या है, सरासर गलत बात है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, किसके अनुसार, हेमचंद्र चौधरी के अनुसार। अब हम दूसरा देखते हैं, जो हेमचंद्र चौधरी है वो अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति का तो क्या करते हैं, खंडन करते हैं। अब ये कहते हैं कि जो मौर्य का जो पतन का जो कारण है, वो कारण है अहिंसावादी व शांतिवादी नीति, कि राजा को इतना भी शांतिपूर्ण होना नहीं चाहिए। राजा को अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए, उनको बचाव के लिए उसको युद्ध वगैरह करने पड़ते हैं, उसको हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ता है। ठीक है, कोई राजा इतना शांत हो जाएगा तो फिर कोई भी राजा, कोई भी उसके ऊपर आक्रमण करके उस राज्य को जीत सकता है ना। कोई भी राजा अपनी तलवार को त्याग नहीं सकता। अगर वो तलवार को त्याग देगा तो उसके राज्य को तो कल को कोई भी उसके राज्य के ऊपर अपना आक्रमण करके अपना कब्जा कर सकता है। तो ये नीति थी, वो उसकी उस नीति के कारण उसका क्या हो गया, मौर्य का पतन हो गया। उसकी जो अहिंसावादी और शांतिवादी जो नीति थी अशोक की, इस नीति के कारण क्या हो गया, हेमचंद्र के अनुसार खंडन, इसका जो मौर्य वंश का पतन हो गया। अब भंडारकर क्या कहते हैं, भंडारकर भी कहते हैं कि जो धम्म नीति थी उसके कारण मौर्य वंश का पतन हुआ। अब भंडारकर धम्म नीति के आधार पर क्यों कहते हैं, तो वो कहते हैं कि उसने धर्म को तो अपनाया, उसने तलवार को क्या कर दी, छोड़ दिया, तो उसने धर्म को जो रास्ता जो अपनाया, उस नीति के अनुसार जो मौर्य वंश का जो पतन हो गया, उसने एक तरीके से पूर्ण रूप से ही धर्म के अपनी जो शांति में वो लिप्त हो गया, और वो शांति क्या हो गई, मौर्य वंश की जो पतन का कारण बन गई। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो दूसरे जो विद्वान है, वो विद्वान कहते हैं कि प्रांतीय अमात्यों का दमनकारी शासन। हमने जब बिंदुसार को पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जो तक्षशिला है उसके ऊपर वो उस समय क्या हो जाता है, वहाँ पे जो वहाँ की जो प्रजा है, वो प्रजा क्या कर जाती है, प्रजा उनके खिलाफ जो क्या करती है, दमनकारी नीति करती है कि उनको जो वहाँ के जो अमात्य होते हैं, जो अमात्य मतलब जो मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों के खिलाफ जंग छेड़ देती है। और कहते हैं कि उस समय में जो तक्षशिला में इस जो उसको जो शांतिपूर्ण जो करवाने का जो कार्य किया था, वो किसने किया था, तो वो किया था अशोक ने। ठीक है, अशोक ने उज्जैन से तक्षशिला गया और तक्षशिला में उसने वो वहाँ पे जो नीति चली थी, जो प्रांतीय का जो वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, उन लड़ाइयों को क्या करने, शांत करने का कार्य अशोक ने बाद में किया था। सुमीम नहीं कर पाया था, इसलिए फिर बाद में बिंदुसार ने किसको भेजा था, तो अशोक को भेजा था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो जनता विद्रोह, अब वो क्या कहते हैं कि जो निहारंजन है, निहारंजन क्या कहते हैं कि जो जनता का विद्रोह होना शुरू हो गया, कि जनता विद्रोह करने लग गई, उसके कारण उसका क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं वित्तीय दुर्बलता। अब डी कौशाम्बी है, वो क्या कहते हैं कि पैसे ही खत्म हो गए, उनके पास कैसी थी, जो वित्तीय जो दुर्बलता थी वो आ गई। अशोक ने क्या कर दिया, धम्म को अपना लिया। उसके बाद उसने अपना जो सारा जो भी धन जो कोष में था, उसने वो सारा ही क्या कर दिया, एक तरीके से दान कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। उसके बाद कोष में कोई पैसे नहीं बचे, जो राज्य क्या हो गया, गरीब हो गया। और उसके बाद में मौर्य वंश के ऊपर जो वित्तीय दुर्बलता आ गई, उसके कारण जो मौर्य वंश का पतन हो गया। ठीक है, इतना तो शास्त्रों में भी नहीं लिखा हुआ। शास्त्रों में भी क्या कहते हैं कि जो एक जो मनुष्य की, जो व्यक्ति की जो कमाई है, उसके 4 भाग किए जाते हैं। पहला भाग व्यक्ति के स्वयं के लिए, दूसरा भाग उसके परिवार के लिए, तीसरा भाग जो गरीब है उनको बांटने के लिए, और चौथा भाग अपने आने वाले समय के लिए उसको धन को बचाया जाता है। लेकिन जो अशोक है उसने क्या कर दिया, एक तरीके से अपना जो पूरा ही कोष था वो दान करके खाली कर दिया, और जिसके कारण वित्तीय दुर्बलता आ गई। ठीक है, और जिसके कारण वो क्या हो गया, जो राज्य था वो गरीब हो गया, और वो उसका जो पतन हो गया, मौर्य वंश का पतन हो गया। और कहते हैं कि जो बाद में तो जो राज्य में कोष को भरने के लिए जो मूर्तियां थी उनको बेचने का कार्य भी किया जाने लगा। मूर्तियों को बेचने लगे, देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी उनको बेच के कोष भरने लग गए। ठीक है,
अब इसके बाद हमारा जो मौर्य वंश है ये टॉपिक क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है।